नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पेपर लीक के मुद्दे पर। देश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला बोलते हुए छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। तो वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि एंटी पेपर लीक बिल से परीक्षाओं में पारदर्शिता आएगी और धांधली पर सख्त रोक लगेगी। पेपर लीक के मुद्दे पर दिल्ली के जंतर मंतर समेत देश भर में युवाओं का आंदोलन हुआ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। संसद में एंटी पेपर लीक बिल भी पास हो गया। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा हमला बोला है। राहुल गांधी ने सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने और दमनकारी नीतियां अपनाने का गंभीर आरोप लगाते हुए अपने एक्स हैंडल पर लिखा, पीएम मोदी और अमित शाह, आप जेन जी को डरा धमकाकर चुप नहीं करा सकते। पहले आपने उनकी हड्डियां तोड़ी, अब आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और उनके अकाउंट्स बंद करवा रहे हैं। आप भारत का अतीत हैं। भारत के भविष्य के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, इसे लेकर सावधान रहें। विपक्ष का आरोप है कि छात्रों की आवाज दबाने के लिए हाल ही में हुए प्रदर्शन के दौरान बीजेपी ने बल प्रयोग किया और अब उसी कार्रवाई को राहुल गांधी सरकार के खिलाफ बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार का दावा इससे बिल्कुल अलग है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक और वीडियो संदेश में कहा कि संसद के दोनों सदनों से एंटी पेपर लीक बिल पास होने के बाद भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं को ज्यादा पारदर्शी और धांधली मुक्त बनाया जा सकेगा। लेकिन विपक्ष इस दावे से सहमत नहीं है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों का कहना है कि सिर्फ कानून बना देने से पेपर लीक नहीं रुकेगा, बल्कि पूरा सिस्टम ही बदलना पड़ेगा। कानून बनेगा, कानून अच्छा कानून पहले भी था ना, कानून होने के बावजूद भी हुआ। कानून से खाली मतलब नहीं है, ये सिस्टम ही बदलनी। तो ये बिल लाने से अगर व्यवस्था परिवर्तन हो जाए तो हम दिन भर बिल लेके आए। भारतीय जनता पार्टी इसके तह में नहीं जाना चाहती है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग इसमें खुद भारतीय जनता पार्टी के हैं जो सम्मिलित हैं, जो इससे लाभ उठा रहे हैं। यानी एक तरफ सरकार कानून को समाधान बता रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष सिस्टम में बड़े बदलाव की मांग कर रहा है। ऐसे में अहम सवाल यही है, क्या नया कानून छात्रों का भरोसा लौटा पाएगा या फिर पेपर लीक पर सियासी जुबानी जंग और तेज होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छात्राओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विद्या वाहिनी योजना का शुभारंभ किया। पहले चरण में 3000 से अधिक सरकारी स्कूलों की छात्राओं को साइकिलें वितरित की गई। सरकार अगले चरण में कक्षा 9 की 1,40,000 से अधिक छात्राओं को योजना का लाभ देंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल बेटियों के आत्मविश्वास, शिक्षा और आत्मनिर्भरता को नई दिशा देगी। योजना का उद्देश्य छात्राओं की स्कूल तक पहुंच आसान बनाना, नियमित उपस्थिति बढ़ाना, परिवहन का खर्च कम करना और उन्हें पढ़ाई और खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके की स्थिति को लेकर भारत में चिंता और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। क्षेत्र में संचार सेवाओं पर प्रतिबंध और सुरक्षा बलों की कार्रवाई से जुड़े दावों के बीच राजनीतिक नेताओं ने चिंता व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि पीओके की स्थिति चिंताजनक है और बेगुनाह लोगों को किसी भी तरह की हिंसा का शिकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि क्षेत्र में जल्द शांति और सामान्य हालात बहाल होंगे। तो वहीं विभिन्न संगठनों ने भी मामले पर ध्यान देने और मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की मांग की है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में हालात गंभीर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान की सेना यहां के लोगों पर बर्बरता से हमले कर रही है। इस इलाके में इंटरनेट और फोन सेवा बंद है। इस वजह से यहां से तस्वीरें दुनिया के सामने नहीं आ पा रही हैं। भारत में भी इस मामले को लेकर उबाल देखने को मिल रहा है। शिवसेना यूबीटी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष मनीष साहनी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीओके के जो हालात हैं, हम सब उससे परेशान हैं। जिस तरह से वहां पर ताकत का इस्तेमाल हो रहा है और बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, हम यही उम्मीद करते हैं कि वहां पर अमन कायम रहे। जहाँ तक उस हिस्से के कश्मीर के हालात हैं, हम सब परेशान। जो वहाँ से रिपोर्टें आ रही हैं, जिस तरह ताकत का इस्तेमाल हो रहा है और बेगुनाह लोगों को जो है निशाना बनाया जा रहा है,
हम तो यही उम्मीद करेंगे कि वहाँ पे भी अमन जो है कायम रहे। उमर अब्दुल्ला के अलावा शिवसेना यूबीटी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष मनीष साहनी ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए हमारी चेतावनी, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा गुंडा है मुनीर, उससे कहना चाहता हूं कि जिस पीओके में आप बर्बरता दिखा रहे हैं वो भारत की जमीन पर है। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान के नाम हमारी चेतावनी है। वो सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का गुंडा है, जो सेना की वर्दी, जर्नल की वर्दी डालकर जो है वहाँ बर्बरता दिखाता है, उसके नाम चेतावनी है कि जिस पीओजेके को आप अपने बाप दादाओं की जागीर समझकर वहाँ बर्बरता दिखा रहे हो, खून की होली खेल रहे हो, वो आपकी जो है बाप दादाओं की जागीर नहीं है, वो जम्मू कश्मीर और भारत का अंग है। आप ये सेना की वर्दी में जो जनरल मुनीर पाकिस्तान का सबसे बड़ा गुंडा और बर्बरता वाला गुंडा जो है वो साबित हो रहा है। अब पीओजेके के लोग जो है पाकिस्तान की सरपरस्ती उनको कबूल नहीं है, उनको अवैध कब्जा उनका कबूल नहीं है, उनको अपने अधिकार चाहिए। वो भारत समेत पूरे विश्व से जो है इस समय वो गुहार लगा रहे हैं। हम भी अपने प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से जो है गुहार लगाते हैं कि 1994 के अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर प्रस्ताव पास हुआ था पीओजेके को लेकर कि वो भारत का अभिन्न अंग है, भारत का हिस्सा है, उसको जमीनी स्तर पर लागू कीजिए। हमारी सेनाओं को आदेश दीजिए कि पीओजेके के अंदर जो पाकिस्तान सेना के अंदर सेना के वर्दी में गुंडे, वहां की पुलिस की वर्दी में जो गुंडे हमारे लोगों पर बर्बरता दिखा रहे हैं, उन पर जो गोलियां बरसा रहे हैं, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पीओके में पिछले 52 से 53 दिनों के भीतर पाकिस्तान की सेना के जुल्म से करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है और अकेले पिछले 3 दिनों में कम से कम 40 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े जेएएसी की तरफ से जारी किए गए हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति को लेकर कई ब्रिटिश सांसदों ने चिंता व्यक्त की है। क्षेत्र में सुरक्षा बलों की कार्रवाई, आवाजाही पर पाबंदियों और संचार सेवाओं में बाधा की खबरों के बीच सांसदों ने तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। ब्रेडफोर्ड से सांसद इमरान हुसैन ने बताया कि 50 से अधिक सांसदों ने इस मुद्दे पर यूनाइटेड किंगडम के विदेश मंत्री को पत्र लिखकर हालात पर ध्यान देने और आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में इस वक्त जो हो रहा है उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोलियां बरसाई जा रही हैं, इंटरनेट बंद कर दिया गया है और पूरे इलाके को एक खुली जेल में तब्दील कर दिया गया है। पीओके के लोगों पर हो रहा यह अत्याचार अब ग्लोबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के जुल्म को देखकर अब ब्रिटेन में भी आवाज उठने लगी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती अशांति को लेकर कई ब्रिटिश सांसदों ने गंभीर चिंता जताई। इस क्षेत्र में सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई, आवाजाही पर पाबंदियां और संचार व्यवस्था ठप होने की खबरों के बीच आम नागरिकों के हताहत होने और घायल होने की भी खबरें आ रही हैं। ब्रेडफोर्ड के सांसद इमरान हुसैन और ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप के चेयरमैन ने कहा कि उन्होंने और 50 से अधिक सांसदों ने पीओके के हालात को लेकर यूनाइटेड किंगडम के विदेश मंत्री को पत्र लिखा है। इमरान हुसैन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, कश्मीर पर एपीपीजी के चेयरमैन के तौर पर 50 से अधिक सांसदों के साथ मिलकर हमने मौजूदा हालात के बारे में विदेश मंत्री को पत्र लिखा है। हम तनाव के गंभीर रूप से बढ़ने को लेकर बहुत चिंतित हैं, खासकर हालिया खबरों को लेकर जिनमें गोलीबारी से लोगों की मौत और घायल होने की बात कही गई है। हुसैन ने आगे कहा, कई ब्रिटिश कश्मीरी उस इलाके में अपने रिश्तेदारों की सुरक्षा को लेकर परेशान हैं, जिससे हमारे समुदायों में काफी बेचैनी और परेशानी है। तनाव कम करने और बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए सभी सही कूटनीतिक तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। इस बातचीत के केंद्र में कश्मीरियों के बुनियादी मानवाधिकार होने चाहिए। सांसद जारा सुल्ताना ने एक्स पर लिखा, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा घातक बल प्रयोग की खबरें और वीडियो फुटेज बेहद परेशान करने वाले हैं। खबर है कि संचार व्यवस्था ठप होने के बीच कम से कम 30 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल भी हुए हैं। हिंसा खत्म होनी चाहिए, संचार व्यवस्था बहाल की जानी चाहिए, स्वतंत्र जांच की अनुमति दी जानी चाहिए और मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। यूके के एक और सांसद नादिया विटोम ने कहा कि जून में शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद अधिकारियों ने सख्त संचार प्रतिबंध लागू कर दिया था। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा हजारों शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी करने और इस सप्ताह कम से कम 30 लोगों की हत्या करने की भयावह खबरें सामने आई हैं। बता दें कि पीओके भारत का एक अभिन्न अंग है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। भारत ने कई बार आवाज उठाई है कि पाकिस्तान पीओके को खाली करे, लेकिन ये मानने की जगह यहाँ के लोगों की आवाज दबा रहा है।
धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद के प्लान में बड़ा बदलाव किया गया है। अयोध्या लखनऊ हाईवे के सोहावल क्षेत्र में प्रस्तावित इस मस्जिद को अब पहले तय किए गए भव्य स्वरूप में नहीं बनाया जाएगा। फंड की कमी के चलते अब कम लागत में सिर्फ मस्जिद के निर्माण पर फोकस किया जाएगा। पहले करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से मस्जिद के साथ अस्पताल, म्यूजियम और कम्युनिटी किचन बनाने की योजना थी। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य मोहम्मद आजम कादरी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि चंदे की कमी और प्रशासनिक मंजूरियों में देरी के कारण इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ने यह फैसला लिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले के बाद धन्नीपुर गांव में मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी, जहां एक बड़े सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र का प्रस्ताव रखा गया था। नए प्लान के मुताबिक अब पहले चरण में सिर्फ मस्जिद का निर्माण किया जाएगा, जिसे करीब 1 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ट्रस्ट का कहना है कि फंड उपलब्ध होने पर बाकी परियोजनाओं पर भी काम शुरू किया जाएगा। कि मस्जिद का भव्यता देखते हुए और हम लोगों ने मस्जिद और कम्युनिटी किचन, लाइब्रेरी, इन सब चीज़ों को बनाने का कोशिश की गई थी। जो फंड की कमी की वजह से वहाँ पे ये सारी चीज़ें न बन पा करके एक मस्जिद तक ही सीमित रह जा रही है। अगर फंड की आगे व्यवस्था हो जाएगी तो बनाने की कोशिश की जाएगी। अभी उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द से जल्द नक्शा पास हो जाएगा और नक्शा पास होने में हमको अगर देरी नहीं है तो तुरंत मस्जिद का काम शुरू हो जाएगा। 200 करोड़ का प्रोजेक्ट था, उसमें कई चीज़ें थी। मस्जिद के साथ साथ म्यूजियम, कम्युनिटी किचन और लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ों को बनानी थी। अब उन पैसे के अभाव में उन सारी चीज़ों को नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि ज़मीन जो आवंटित की गई थी वो मस्जिद के लिए की गई थी, तो सबसे पहले उस पर मस्जिद बनना है। लगातार हो रही भारी बारिश के बीच रामबन जिले के रामसू सब डिवीजन के करालाना इलाके में एक बार फिर भूस्खलन हुआ है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का दायरा लगातार बढ़ रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में खतरा और भी ज़्यादा बढ़ गया है। प्रशासन की स्थिति पर नज़र बनाए हुए है और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी भी की जा रही है। सावन और कावड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में तैयारियां तेज हैं। इसी बीच जौनपुर के शाहगंज से बीजेपी विधायक रमेश सिंह ने प्रदेश सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कावड़ियों की सुरक्षा, सुविधा और शांतिपूर्ण यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। विधायक के मुताबिक कावड़ मार्गों पर सुरक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यापक व्यवस्था की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी संबंधित विभागों को पहले ही आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं। रमेश सिंह ने 2017 से पहले और वर्तमान सरकार के कार्यकाल की तुलना करते हुए दावा किया है कि पहले कावड़ियों पर लाठीचार्ज होता था, जबकि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शिव भक्तों का सम्मान किया जाता है और उन पर पुष्प वर्षा की परंपरा निभाई जा रही है। पूरी तैयारी हो गई होगी। आपने देखा होगा कि विगत 9.5 सालों में कावड़ यात्रा 2017 के बाद जितने भी हमारे कावड़ी भाई जा रहे हैं जल लेके चढ़ाने के लिए, उनका पूरी सुरक्षा, उनके अच्छे भोजन पानी की व्यवस्था और हर एक जगह जो पहले आपने देखा होगा 2017 के पहले कावड़ियों के ऊपर जो लाठीचार्ज होती थी, कहीं ना कहीं उनको प्रताड़ित करने का काम किया जाता था, लोगों को आपस में धर्म के नाम पे लड़ाकर लोग उसका फ़ायदा उठा रहे थे। ये सारी चीज़ें आपको 2017 के बाद से जब से परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली है, आपने देखा होगा कि सारे जितने भी हमारे हिंदू धर्म के जितने भी त्यौहार होते हैं, हर एक त्यौहार में जहाँ पहले कोई ना कोई घटना दुर्घटना हो जाया करती थी, 2017 के बाद से आपने नहीं देखा होगा कि कहीं भी घटनाएँ हो रही। खास करके जो हमारे कावड़ भाई हैं, उनकी सुरक्षा और उनके श्रद्धा में कोई व्यवधान ना बढ़े, इसके लिए निरंतर सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और ये हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के हम लोग निवासी हैं। ये हमारी जन्मभूमि, हमारी पैतृक भूमि है और हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं हेलीकॉप्टर के माध्यम से सभी कावड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा भी करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई समस्या कहीं ना हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुए सीजेपी प्रदर्शन और संसद चलो मार्च के दौरान घायल दिल्ली पुलिसकर्मियों के परिजनों ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना दर्द साझा किया।
परिजनों का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव, गमलों और अन्य वस्तुओं से हमला किया गया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। एक घायल एसआई की बेटी ने कहा कि उनके पिता की वर्दी खून से सनी हुई थी और सिर पर 4 टाँके आए। वहीं अन्य परिजनों ने भी हमले की निंदा करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है और पुलिसकर्मियों के सम्मान की बात कही। दिल्ली पुलिस, मेरे पापा पुलिस में आने से पहले मेरे फादर इंडियन नेवी में मैरीन कमांडो थे। उन्होंने इंडियन नेवी को अपने 15 साल दिए हैं। माय फादर वाज एट मेन प्रोटेस्ट साइट। ही वाज एट द फ्रंट लाइन नियर द बैरिकेड्स, जहाँ पर बहुत सारा क्राउड था। मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माय फादर वाज पुल्ड बाय अ क्राउडी मॉब एंड ही वाज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर। दिस हैपेंड ऑन 25th and around 2 p.m. he was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। मेरे पति दिल्ली पुलिस में ASI हैं। वो 33 साल की जो मेरे पति दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल उन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की और उसके बाद वो अब तक 33 साल की जॉब करते हुए एक ASI के पद पर हैं। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें भी अपनी ड्यूटीज दी गई थी। प्रोटेस्ट को उन्हें भी पीसफुली कंडक्ट कराना था। वो अपनी ड्यूटीज पूरी मुस्तैदी के साथ निभा रहे थे। 20 जुलाई को वो जल्दी ही अपने घर से रोज की तरह अपना टिफिन लेकर जैसे जाते हैं, उसी तरह से 20 जुलाई को भी वो जल्दी ही निकल गए। और उन्होंने जब 11 बजे के आसपास मेरी उनसे बातें हुई तो उन्होंने फ़ोन पर बताया कि आज जंतर मंतर पर भीड़ कुछ ज़्यादा है और प्रोटेस्टर जो हैं वो संसद मार्च के लिए जा रहे हैं। हेलो, मेरा नाम लक्ष्य सिंह बिष्ट है। मेरे पापा ACP है, जिन्होंने अपने पूरे करियर में 4 गैरेंटी हासिल करे हैं। मेरे ग्रैंडफादर BSF में थे। उन्होंने 1971 की जंग में लड़ाई करी थी। मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइंस पे उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। एंड ऑन 25 मई एट 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फ्रेंड के थ्रू। जब मैंने फ़ोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वॉज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एकलव्य संवाद के तहत प्रदेश के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के नीट में सफल विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि इन बच्चों की प्रतिभा, मेहनत और दृढ़ संकल्प छत्तीसगढ़ के उज्जवल भविष्य की पहचान है। विद्यार्थियों की सफलता इस विश्वास को और मजबूत करती है कि विकसित छत्तीसगढ़ का भविष्य ज्ञान, प्रतिभा, नवाचार और अवसरों की समानता पर आधारित होगा। मुख्यमंत्री ने सभी सफल विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आदरणीय रेल मंत्री जी से मुलाकात किए और छत्तीसगढ़ में रेल सुविधाओं और रेल के विकास पर उनसे बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई। और जब से माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के दायित्व में हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में रेलवे के बजट में 21 गुना की वृद्धि हुई। आज पूरे छत्तीसगढ़ में 50,000 करोड़ से ज़्यादा राशि के विकास के काम रेलवे के क्षेत्र में परियोजनाएं चल रही हैं। 32 हमारा स्टेशन विश्व स्तर का बन रहा है, जिसमें
पहले एक बार में 5 स्टेशन का और अभी कुछ दिनों पहले 3 स्टेशन का माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्यपाल रमेन डेका के राज्यपाल के रूप में सफल कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन 2 वर्षों में राज्यपाल ने पूर्ण निष्ठा, पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए प्रदेशवासियों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि राज्यपाल के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ विकास और जनकल्याण के नए आयाम स्थापित करता रहेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रेल मंत्री से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में रेल प्रस्तावों और रेल अधोसंरचना के विकास को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में रेल विकास को नई गति मिली है। उन्होंने बताया कि राज्य के लिए रेल बजट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और वर्तमान में प्रदेश में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के रेल विकास परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बेहतर रेल नेटवर्क से छत्तीसगढ़ में कनेक्टिविटी, व्यापार और विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने राज्य के हित में केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। आदरणीय रेल मंत्री जी से मुलाकात किए और छत्तीसगढ़ में रेल सुविधाओं और रेल के विकास पर उनसे बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई। और जब से माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के दायित्व में हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में रेलवे के बजट में 21 गुना की वृद्धि हुई। आज पूरे छत्तीसगढ़ में 50,000 करोड़ से ज़्यादा राशि के विकास के काम रेलवे के क्षेत्र में परियोजनाएं चल रही हैं। 32 हमारा स्टेशन विश्व स्तर का बन रहा है, जिसमें पहले एक बार में 5 स्टेशन का और अभी कुछ दिनों पहले 3 स्टेशन का माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली लोकार्पण भी किया। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।